बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान इकराम है। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा, आज हम सेकेंड ईयर का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज जो है ना, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम वो कर सकते हैं वो ये है कि एक्सरेज इंसानी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। उनका जो काम है वो ख़राब कर सकते हैं, उनका जो पर्पज़ है उसको वो ख़राब कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, वो एक्सरे जो है ना वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है उनको ब्रेक कर सकते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बन सकते हैं और वो फ्री रेडिकल्स फिर क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को ख़राब कर सकते हैं। एक्सरेज फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, रेडिकल्स क्रिएट हो गए और उसके वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर एक्सरे जो है ना वो क्या कर सकते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं इंसानी बॉडी में, जो कैंसर के सेल्स जो जन्म ले रहे होते हैं या ले सकते हैं, उनको वो ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी ये यूज़ भी हो सकता है, ये यूज़फुल भी हैं। ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो एक्सरेज हैं उनको एब्जॉर्व कर रहे हो या अगर आप एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, अनकंट्रोल्ड वे में आप उसको कर रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है, कैंसर के सेल्स वहाँ पर क्रिएट भी हो सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ कैंसर की, और भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है जी। ये कुछ छोटा सा टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था एक्सरेज का, जो यूजेस आप पढ़ रहे थे। अब जो है ना आपके पास असल में टॉपिक है वो ये है अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। एटम के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, गैर यकीनियत मौजूद है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में है कहाँ, क्या वो न्यूक्लियस के अंदर है या क्या वो न्यूक्लियस के बाहर है। तो हम इसी को आज जो ये थोड़ा सा जो शक शुबा चल रहा है इसको आप क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो बेटा जी हमने इसके लिए यूज़ क्या करना है, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसको हमने यूज़ करना है। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π। ये इक्वेशन आपने वहाँ पे पढ़ी है। अब सबसे पहला जो केस है, दो केसेस हैं। पहले आपने क्या एज्यूम करना है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है, न्यूक्लियस में। हमने एक कंसिडर कर लिया। ठीक है जी। हम देखेंगे हम गलत साबित होते हैं या नहीं। फिर आपने क्या कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, विद इन द एटम। एटम के अंदर मौजूद होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है जी। ये कब है, विद इन द न्यूक्लियस, और वो कब है, विद इन द एटम। ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के बाहर। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है जी। इस मेजरमेंट को लेके आपने जो है ना कैलकुलेशन करनी है। आपने क्या करना है, आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है जी। चेंज इन मोमेंटम यानी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ये आपने फार्मूला आपने सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपने निकालना क्या है, सबसे पहले आपने मोमेंटम निकालना। ठीक है। मोमेंटम क्यों निकालना है वो भी पता लग जाएगा। मोमेंटम आपने निकालना है, उसके लिए जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, वो कहाँ चले जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है जी। तो डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल किसके हैं, h/2π डेल्टा एक्स के। ठीक है जी। यहाँ पे आपने सारी जो वैल्यूज, आपको इसकी वैल्यू पहले से पता है, 2 की वैल्यू 2 है, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता थी, जो हमने यहाँ पे लिखी वो कितनी है, 10⁻⁻14। आपने ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको आपने पुट किया, आपने इसको कैलकुलेट किया। इसका जो आंसर है 1.05 10⁻20 न्यूटन सेकेंड आ रहा है। आप क्या करेंगे, जब आप इसको लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आपने साथ में इसको कैलकुलेट भी लाजमी करना। ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया अभी तक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने यूज़ किया। यहाँ से आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो डेल्टा एक्स उस तरफ चला गया। अब जब डेल्टा एक्स उस तरफ चला गया, आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, पुट करके ये वैल्यू निकल आई। ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये असल में डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम निकली। ठीक है जी। अब आपने इसको फर्दर यूज़ करना है। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम वो किसके इक्वल है, आपने चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला पढ़ा है, m डेल्टा वी। ठीक है जी। आपने क्या किया, इसको डेल्टा पी की जगह आपने m डेल्टा वी यानी इसको उठा के आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है जी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया, m डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल किसके, 1.05 10⁻⁻20 जो आपने वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ पे ये देखें, ये m यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दूसरी साइड जाएगा तो दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ पे मैंने इसकी जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी, वो कितनी है, 9.1 10⁻31। ठीक है जी। आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर कहाँ पे आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ये आंसर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी ग्रेटर एंड इक्वल टू किसके आ गया, 1.15 10⁻10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है जी। ये वैल्यू जो है ना, आपने ये वाली वैल्यू इसको ऊपर लिखा हुआ और ये जो m है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और डिवाइड करने के साथ साथ आपने क्या कर दिया, वहाँ पे उसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर दी। ये किसकी वैल्यू है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की। जब आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, सोल्व किया कैलकुलेटर से, आपका जो आंसर है वो इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये किसका आंसर आ रहा है, वेलोसिटी का, यानी स्पीड का। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, वो क्या आ रहा है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 1.15 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा गौर से ये देखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1.15, ये वैल्यू ये क्या आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ना काफ़ी ज़्यादा आ रही है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका जो आंसर आ रहा है 1.15 10 मतलब कि 8 वाली जो वैल्यू है वो कम आ गई, 10 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ गई। आप जो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ गई, विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल क्यों है कि कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकती। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, चाहे वो एटम ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, प्रोटॉन क्यों ना हो, कोई भी वो क्या नहीं कर सकता, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है फिजिकली, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वजह क्या है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे हो, न्यूक्लियस के अंदर हो। ठीक है जी, अब आप आ जाए दूसरे केस पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, एटम के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, इसके लिए हम एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से ज्यूम कर रहे हैं, जो कि होता भी है साइज ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन एटम जो है ना उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो साइज है 5 × 10⁻11 मीटर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन करनी। क्या फर्क आएगा, जहां पे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स की डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻14 लिखिए, वहां पे आपने क्या लिख देना, 5 × 10⁻11। ठीक है जी, आप देखें क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आपने जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड, h / 2π डेल्टा एक्स। जो h है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, वो क्या होती है 6.63 10⁻34। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 2π 3.14, और जो डेल्टा x वो आपने क्या ज्यूम किया हुआ है 5 × 10⁻11। मैं दोबारा से बताता हूँ आपने किया क्या। यहाँ पे आपने क्या बोला कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिबल ही नहीं है ये वाला, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर हो। अब दूसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे लेके आने लगे हो, इन द एटम। एटम के तो अंदर होता है ना, वो हमें पता भी है, लेकिन अब एटम के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो एटम के अंदर यानी न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो हो नहीं सकता। अभी आपको क्लियर किया। इसके लिए हमने हाइड्रोजन एटम सेलेक्ट किया, उसकी जो वैल्यू है वो हमने साइज ऑफ द एटम जो है ना वो 5 × 10⁻11 लिखी है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमने करना है, सारी की सारी सेम डेरिवेशन है। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपने h की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास वो फॉर्म बन गया। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसका जो आंसर है 2.11 10⁻34 न्यूटन सेकेंड हो गया। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे किया, जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम था, आपने उसको m डेल्टा v में चेंज कर दिया। m डेल्टा v को उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सेम टू सेम आ रही है, इक्वल एंड ग्रेटर। अब यहाँ पे जो m है, जैसे यहाँ पे क्या था, m दूसरी तरफ आप ले जाएंगे, m दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड के साथ साथ आपने उसकी जो वैल्यू है 9.1 10⁻31 kg वो भी आपने डायरेक्टली पुट कर दी। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। इसका आंसर आ रहा है 1.46 10⁻7। आप अब इसको थोड़ा सा किसके साथ कंपेयर करेंंगे, विद द स्पीड ऑफ लाइट। देखें, दिस शोज डेल्टा वी जो है ना वो क्या है, लेसर देन किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। अब जरा यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट जो सोचने वाली है वो ये है कि ये जो है ना, ये लाइट की जो यानी ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, इससे ये वाला आंसर कहाँ पे है, थोड़ा नीचे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था,
10 की रेंज में जा रहा है, यहाँ पे क्या 10⁻7 की रेंज में, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या बनता है, कम बनता है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से क्या बनता है, ज़्यादा। कोई भी चीज़ दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पे मूव कर सकती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की आपने स्पीड निकाली है, हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 1.46 10⁻7, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकली पॉसिबल है। ये वाला फिजिबल ही नहीं था, फिजिकली पॉसिबल भी नहीं था, ये वाला फिजिबल है, फिजिकली पॉसिबल है। करना क्या है, अब आपने जो इसमें से मेन पॉइंट है वो आपको पता है, पहले से ही पता था हमें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, एटम के अंदर होता। ठीक है जी। तो एटम के अंदर का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के कहाँ है, वो अंदर तो हो ही नहीं सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल। लेकिन वो कहाँ होगा, विद इन द एटम, यानी इन शॉर्ट न्यूक्लियस के कहाँ मौजूद है, बाहर। तो आपने वो जो शेल्स देखे हैं वो शेल्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ही होते हैं, तो शेल्स में ही तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में है कहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको जो टॉपिक मैंने समझाना था वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लेज़र वाले टॉपिक के साथ जो है ना हम उसको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कट। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लेज़र वाले टॉपिक के साथ जो है ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रोवाइड करेंगे, लेज़र वाला टॉपिक समझाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।